साल था 2008। दिल्ली का ऑटो एक्सपो। रतन टाटा सर स्टेज पे आए और दुनिया के सामने खड़ी कर दी एक कार जिसकी प्राइस थी 1 लाख रुपए। नाम नैनो। सपना सिंपल था, जो इंडियन फैमिली आज स्कूटर पे चल रही है कल उसके घर पे भी कार खड़ी हो। लेकिन भाई इसी साल रतन टाटा सर ने एक और बेट लगाया जिसको सुन के लोग हैरान रह गए। इस बार बात 1 लाख के कार की नहीं थी, जैगुआर और लैंड रोवर की डील $2.25 बिलियन की। सोचिए जरा, एक ही आदमी एक ही वक्त पे एक तरफ मिडिल क्लास इंडिया के लिए दुनिया की सबसे अफोर्डेबल कार का सपना बना रहा है और दूसरी तरफ अंग्रेजों के लग्जरी कार ब्रांड को खरीदने का भी सपना रखा है। और कमाल की बात, दोनों का रिजल्ट उल्टा निकला। नैनो बिजनेस में चल नहीं पाई और जेएलआर फाइनेंशियल क्राइसिस में पहले तो फंसी, लेकिन कुछ साल बाद टाटा मोटर्स की सबसे बड़ी ग्लोबल बिजनेस बन गई। और टाटा मोटर्स की कहानी में ये पहली बार नहीं हुआ दोस्तों। इंडिका का फर्स्ट वर्जन स्ट्रगल किया, नैनो फेल हुई, जेएलआर क्राइसिस में गया और ईवी में जबरदस्त लीड के बाद कंपटीटर्स ने मार्केट खाना शुरू कर दिया। और फिर 80 साल पुरानी कंपनी पे एक मोड़ आया। रतन टाटा सर दुनिया से चले गए और उनके जाने के एक साल में ही 80 साल पुरानी कंपनी टाटा मोटर्स 2 अलग लिस्टेड कंपनीज में बढ़ चुकी है। तो अब असली सवाल है कि टाटा मोटर्स की आखिर में ताकत है क्या? उनका इंजीनियरिंग, रतन टाटा सर का नाम, या गिरने के बाद दोबारा खड़े होने की क्षमता? इसका जवाब समझने के लिए हमें साल 1945 में जाना होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दीपक, आप देख रहे हैं डिस्टोलॉर्ड। तो 1 सितंबर 1945, इंडिया अभी आजाद भी नहीं हुआ था। तब जेआरडी टाटा सर की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने एक नई कंपनी शुरू किया, टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी। शॉर्ट में इसको टेल्को बोला गया। शुरुआत इसकी कार या ट्रक से नहीं हुई थी। शुरुआती काम था लोकोमोटिव्स बनाना, बॉयलर्स बनाना और हैवी इंजीनियरिंग का काम करना। फिर आया साल 1954। टेल्को ने जर्मनी की डैमलर बेंज के साथ पार्टनरशिप किया और इंडिया की सड़कों पे उतारा टाटा का हैवी ड्यूटी ट्रक। और भाई यहीं से टाटा की एक नई पहचान बनी कॉमर्शियल व्हीकल्स में। लेकिन टाटा ने सिर्फ ट्रक नहीं बनाया, इंडिया की सड़कें समझी, यहाँ कितना लोड चलता है वो समझा, पार्ट्स इंडिया में ही बनाए और ऐसा सर्विस नेटवर्क खड़ा किया जिसमें ट्रक बीच रास्ते में अगर खराब हो जाए तो कस्टमर को भरोसा था कि टाटा संभाल लेगी। साल 1969 तक टेल्को खुद ट्रक बनाना सीख चुकी थी। फॉर्मूला सिंपल था, ट्रक बनाओ, इंडिया के हिसाब से बनाओ और सर्विस नेटवर्क से कस्टमर का भरोसा जीतो। और ये फॉर्मूला जबरदस्त चल रहा था। लेकिन फिर टाटा के दिमाग में एक सवाल आया, जब ट्रक हम बना सकते हैं तो अपनी कार क्यों नहीं बना सकते? और यहीं से टाटा मोटर्स की असली शुरुआत हुई। साल 1991 में टाटा ग्रुप की कमांड जेआरडी टाटा से रतन टाटा सर के हाथ में गई और वो बने टाटा सन्स के चेयरमैन। उस वक्त टाटा का नाम ट्रक्स में बहुत बड़ा था। पैसेंजर व्हीकल्स में भी कंपनी सिएरा, स्टेट और सुमो, साथ में सफारी जैसे एक्सपेरिमेंट्स कर चुकी थी। लेकिन रतन टाटा सर का सपना और बड़ा था। वो चाहते थे इंडिया की अपनी कार बने, ऐसी कार जो इंडिया में असेंबल ना हुई हो बल्कि डिजाइन और सब कुछ इंडियन फैमिलीज के हिसाब से हो। लेकिन भाई ट्रक बनाना और कार बनाना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ट्रक खरीदने वाला असल में क्या देखता है कि वो लोड कितना उठाएगी, कितने साल चलेगी, बीच रास्ते में खराब हुआ तो सर्विस मिलेगी या नहीं। और कार खरीदने वाला सिर्फ इंजन नहीं देखता, वो लुक्स देखता है, कंफर्ट देखता है और अपना स्टेटस देखता है। मतलब टाटा को सिर्फ नई गाड़ी नहीं बनानी थी, टाटा को एक नया कस्टमर को समझना था। और 30 दिसंबर 1998 को टाटा ने मार्केट में उतारा इंडिका, इंडिया की पहली लार्जली इंडिजिनस पैसेंजर कार, जिसका टैगलाइन था मोर कार पर कार। मतलब कम पैसे में ज्यादा स्पेस, ज्यादा फीचर और इंडियन फैमिली के लिए ज्यादा वैल्यू। दोस्तों इसकी शुरुआत धमाकेदार थी, इसकी बुकिंग्स आई, लोग एक्साइटेड थे, लग रहा था टाटा ने गेम तो पकड़ लिया है। लेकिन असली एग्जाम शोरूम में नहीं, कस्टमर के घर पहुंचने के बाद शुरू हुआ। कार में फिट फिनिश की कंप्लेंट्स आई, क्वालिटी इश्यूज आए, रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम आई और रिफाइनमेंट कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे था। और धीरे धीरे इंडिका का फर्स्ट वर्जन स्ट्रगल करने लगा। इसी मुश्किल वक्त में टाटा और फोर्ड के बीच पैसेंजर कार बिजनेस को लेकर बात हुई और इस मीटिंग में एक बहुत फेमस कहानी बनी। रतन टाटा सर फोर्ड के पास गए और वहां उनसे कहा गया, जब आपको कार बनाना नहीं आता तो आप इस बिजनेस में क्यों आ गए हैं?
और फिर हम आपका कार बिजनेस खरीद के आप पे एहसान कर रहे हैं। भाई कुछ बातें कान में नहीं सीधा दिल में चली जाती हैं, और रतन टाटा सर के साथ भी वही हुआ। लेकिन टाटा सर ने वहां कोई बहस नहीं किया, वो बस चुपचाप उठे और इंडिया आ गए। लेकिन अंदर एक जिद जरूर पैदा हो चुकी थी। अब पैसेंजर कार बिजनेस बेचना नहीं था, अब उसे सही करके दिखाना था। टीम को दोबारा काम पे लगाया गया, प्रॉब्लम समझा गया, कार इंप्रूव हुई और फिर आया इंडिका का वर्जन 2 जिसकी क्वालिटी बेटर थी, कस्टमर रिस्पांस बेटर हुआ, वॉल्यूम वापस आए। और जिस ट्रक कंपनी को कहा जा रहा था कि कार बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं, उसी कंपनी ने दिखा दिया पहली गलती का मतलब हार जाना नहीं होता। लेकिन रतन टाटा सर का अगला बिट था इंडिका से काफी बड़ा, और इस बार प्रॉब्लम सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं थी। एक दिन रतन टाटा इंडियन रोड्स पे थे, बारिश हो रही थी और उन्होंने देखा एक फैमिली स्कूटर पे है, माता पिता और 2 बच्चे, सब भीग रहे थे। और रतन टाटा ने सोचा क्या मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ। पूरी टीम को बुलाया गया और आइडिया इवॉल्व हुआ और टारगेट बना कि 1 लाख रुपए की कार बनाएंगे। और 10 जनवरी 2008 को दिल्ली की ऑटो एक्सपो में नैनो अनवील हुई, जिसकी इंजीनियरिंग देख के दुनिया शॉक्ड थी। इतनी कम कॉस्ट में कार कैसे पॉसिबल है। लेकिन प्रोडक्ट को मार्केट में जाने से पहले एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई। सिंगूर वेस्ट बंगाल में लैंड एक्विजिशन कंट्रोवर्सी हुई, फार्मर्स प्रोटेस्ट किए, पॉलिटिकल एजिटेशन हुआ और 3 अक्टूबर 2008 को टाटा ने सिंगूर छोड़ने का डिसीजन लिया। पूरा प्रोजेक्ट गुजरात के सानंद में शिफ्ट किया गया। 2009 में अब नैनो लॉन्च हुई। टेक्निकली एक रिमार्केबल इंजीनियरिंग थी, लेकिन बिजनेस में सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं चलती दोस्तों। नैनो के अगेंस्ट एक साथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स आके खड़े हो गए। अर्ली फायर इंसिडेंट्स ने सेफ्टी परसेप्शन को हर्ट किया, फाइनेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इनके परफेक्ट नहीं थे, और सबसे डेंजरस मूव इनकी पोजीशनिंग थी। मीडिया में नैनो के ऊपर एक लेबल चिपक गया, वर्ल्ड चीपेस्ट कार। अब इंडियन कंज्यूमर की साइकोलॉजी समझिए। बहुत फैमिलीज के लिए कार एक जगह से दूसरे जगह जाने की चीज नहीं होती, वो उनका अपग्रेड और स्टेटस होता है। लोगों के लिए कार उनका सपना होती है, लेकिन उनका प्रोडक्ट कह रहा था मैं अफोर्डेबल इनोवेशन हूं, और कस्टमर सुन रहा था मैं सबसे सस्ती कार अफोर्ड कर सकता हूं। और पीक ईयर में नैनो की सेल्स करीब 75,000 यूनिट्स तक पहुंची, लेकिन मोमेंटम टिका नहीं और कुल मिला के 3 लाख खाली नैनो मार्केट में बिकी और 2018 में प्रोडक्शन बंद हो गया। और यहाँ एक बिजनेस का ब्रूटल लेसन है, टेक्निकली सक्सेसफुल प्रोडक्ट भी मार्केट में फेल हो सकता है अगर कस्टमर उसे खरीद के प्राउड ना फील करे तो। यहाँ इंजीनियरिंग तो जीती लेकिन पोजीशनिंग हार गई। और आयरनी देखिए, जिस साल टाटा दुनिया को 1 लाख की कार दिखा रही थी, उसी साल कंपनी लग्जरी मार्केट में अपने सबसे बड़ा बेट लगा रही थी। साल था 2008 और फोर्ड अपना लग्जरी बिजनेस समेटने में लगी थी, और उसके 2 लग्जरी ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर सेल्स पे थे। अब टाटा के लिए इस डील का लॉजिक समझिए। अगर टाटा ग्रुप जीरो से एक लग्जरी ब्रांड बनाता तो उसमें सालों नहीं शायद डिकेड्स लग जाते, नाम बनाने में, लग्जरी इंजीनियरिंग सीखने में, R&D खड़ा करने में और ग्लोबल लीडरशिप तक पहुंचने में। लेकिन JLR के साथ ये सब ऑलरेडी बना बनाया मिल रहा था, ब्रांड भी, टेक्नोलॉजी भी, इंजीनियर्स भी और R&D भी। मतलब सिंपल लैंग्वेज में टाटा सिर्फ 2 कार ब्रांड नहीं खरीद रही थी, टाटा 20-30 साल का शॉर्टकट खरीद रही थी। और 26 मार्च 2008 को डील अनाउंस हुई, जिसका प्राइस था $2.25 बिलियन। लेकिन डील होते ही दुनिया भर में एक सवाल खड़ा हो गया, जो कंपनी इंडिया में ट्रक और नॉर्मल कार बनाती है वो ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड कैसे चलाएगी। और टाटा जवाब देता उससे पहले ही दुनिया क्रैश हो गई। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया और लग्जरी कार की डिमांड पूरी दुनिया में गिर गई, सेल्स नीचे गई, कैश की दिक्कत आई, लोन मिलना मुश्किल हुआ और प्लांट पे प्रेशर बढ़ने लगा। JLR बैंकरप्ट तो नहीं हुई, लेकिन हाल बहुत खराब हो गया। टाटा ने कंपनी तो खरीद लिया, अब सवाल था क्या वो इसको जिंदा रख पाएंगे। और यहीं पे टाटा ने काफी समझदारी का काम किया। उन्होंने JLR को पकड़ के ये नहीं बोला कि अब सब कुछ टाटा के हिसाब से चलेगा। उन्होंने जगुआर को जगुआर रहने दिया, लैंड रोवर को लैंड रोवर रहने दिया, ब्रिटिश इंजीनियर्स को उनका काम करने दिया, मैनेजमेंट को स्पेस दिया, और टाटा ने पीछे से पैसा और टाइम लगाया। नए प्रोडक्ट पर इन्वेस्टमेंट बंद नहीं किए, R&D चलती रही और कई नए मार्केट ढूंढ के स्केल करना शुरू किया। साथ में लैंड रोवर फैमिली, जिसमें इवोक,
जैगुआर एक्सएफ, डिस्कवरी और एफ स्पेस जैसे एक के बाद एक नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए। मतलब टाटा ने स्टीयरिंग पकड़ के ड्राइवर का साइड नहीं लिया, टाटा ने टैंक में बस पेट्रोल भरा और जो लोग गाड़ी चलाना जानते थे उनसे ड्राइव करने को खुद बोला। और धीरे धीरे जेएलआर का गेम पलटने लगा। जो कंपनी डील के बाद क्राइसिस में फंस गई थी, वही कुछ ही सालों में टाटा मोटर्स की कमाई का सबसे बड़ा इंजन बन गया। फाइनेंशियल ईयर 25 में जेएलआर का रेवेन्यू लगभग 29 बिलियन यूरो था, इंडियन रुपी में करीब 3.25 लाख करोड़, यानी टाटा मोटर्स के टोटल रेवेन्यू का लगभग 72% हिस्सा। अब एक बार नैनो और जेएलआर को साथ में देखिए। नैनो 1 लाख की कार थी, मास इंडिया के लिए, कमाल की इंजीनियरिंग, लेकिन बिजनेस में नहीं चली। दूसरी तरफ जेएलआर एक लग्जरी ब्रांड थी, $2.25 बिलियन का रिस्क था। डील के बाद क्राइसिस आया, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो एक गेम चेंजर साबित हुई। तो रतन टाटा सर की स्टोरी से एक बात क्लियर है, उन्होंने सभी डिसीजन जो लिए वो सब सही नहीं निकले। जैसे कि नैनो फेल हुई, जेएलआर भी शुरुआत में फंस गई, लेकिन उनके डिसीजंस का असली फर्क था कि उनके पास पेशेंस था। किसी भी प्लान में अगर कमी दिखती थी तो उसे पहले 2 महीने में वो बंद नहीं करते थे, उसको कंप्लीट टाइम देती थी, कैपिटल देती थी और गलती सुधारने का मौका देती थी। और यही टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत भी है। लेकिन भाई एक अजीब बात हुई, ब्रिटेन में तो जेएलआर का नाम चमक रहा था, लेकिन इंडिया में टाटा की अपनी पैसेंजर कार की इमेज उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। 2010 के मिड तक टाटा की पैसेंजर कार की इमेज काफी वीक हो चुकी थी। इंडिका का पुराना इमेज, नैनो का डिसअपॉइंटमेंट और डिजाइन भी थोड़ा ओल्ड स्कूल, और क्वालिटी को लेकर भी कस्टमर्स का भरोसा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा था। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि 1-2 नई गाड़ी लॉन्च कर दो, अब पूरा सिस्टम बदलना था। सोचिए अगर हर नई कार बनाने के लिए हर बार नया जीरो से बनाना पड़े, नई फाउंडेशन, नया स्ट्रक्चर, हर बार नया पैसा और नया टाइम, तो पूरा बिजनेस स्लो ग्रो करेगा और महंगा भी पड़ेगा। टाटा ने यही अपनी गलती समझ लिया और पूरा गेम बदला। कंपनी ने पहले कॉमन प्लेटफॉर्म पर ज्यादा फोकस करना शुरू किया, मतलब नीचे का कार का बेस सेम रखो, ऊपर से अलग अलग गाड़ी बना दो। और इसी अप्रोच से मल्टीपल मॉडल्स के बीच इंजीनियरिंग और पार्ट्स को कॉमन रखा जा सकता था, जिसका सबसे बड़ा फायदा समझिए, डेवलपमेंट कार की फास्ट हो गई, पार्ट्स का झंझट कम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग बहुत सिंपल हो गई, कॉस्ट कंट्रोल कंपनी का बेटर हो गया, और अब नई गाड़ी मार्केट में कंपनी जल्दी से जल्दी ला सकती थी क्योंकि सबका बेस लगभग सेम था। सिंपल लैंग्वेज में टाटा ने सिर्फ कार नहीं बदला, कार को बनाने का तरीका ही बदल दिया। और यही था उनका हिडन वेपन, जो कस्टमर को शोरूम में दिखता तो नहीं था, लेकिन कंपनी की कॉस्ट और स्पीड दोनों को बदल रहा था। अब तक अंदर का सिस्टम बदला, लेकिन बाहर का लुक भी अब बदलना था, जिसके लिए उन्होंने कॉम्पैक्ट डिजाइन, बेटर इंटीरियर्स, ज्यादा फीचर्स और एसयूवी वाली स्ट्रॉन्ग स्टाइलिंग दिया। और फिर एक चीज ने टाटा की इमेज बिल्कुल नया कर दिया, उनका सेफ्टी फीचर। टियागो, नेक्सॉन, हैरियर, सफारी और पंच, टाटा की कार्स की लुक भी पूरी तरह बदल चुकी थी और कस्टमर का परसेप्शन भी बदल चुका था। नेक्सॉन जैसे मॉडल्स ने ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग को सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं दिया, मार्केट का सबसे बड़ा वेपन बना दिया। जो टाटा पहले लोगों को एक ट्रक कंपनी की कार लगती थी, अब वो ब्रांड धीरे धीरे 3 चीजों के लिए पहचाना जाने लगा, उनका सेफ्टी, एसयूवी और डिजाइन। और जब टाटा की पैसेंजर कार वापस गेम में आ रही थी, कंपनी ने एक और रेस उसी समय शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और फिर आया नेक्सॉन ईवी, और टाटा ने इंडिया के मास मार्केट ईवी में जल्दी पकड़ बना लिया। उसके बाद टिगोर ईवी, टियागो, पंच, कर्व और हैरियर जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने लगे। टाटा के पास इसका एक बड़ा फायदा था, शोरूम ऑलरेडी उनके पास थे, सर्विस नेटवर्क ऑलरेडी सालों से बना था, टाटा पावर का चार्जिंग इकोसिस्टम भी था, और ग्रुप के अंदर बैटरी कैपेबिलिटीज भी बन रही थी। रिजल्ट क्या हुआ इसका समझिए, एक टाइम टाटा का ईवी मार्केट शेयर 70% तक पहुंच गया। ऐसा लगने लगा इंडिया में ईवी का मतलब अब टाटा ही रहेगा। लेकिन भाई बिजनेस में एक रूल है, जो लीड आज तुम्हारी है कल कोई और छीन सकता है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा रजिस्ट्री नहीं होती है, हर साल दोबारा उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और फिर पूरा कंपटीशन मार्केट में जाग गया, महिंद्रा सीरियस हो गई, एमजी स्केल करने लगी और मारुति भी ईवी लेके आ गई, साथ में चाइनीज BYD भी आ गया, और सब मार्केट में उतर गए। और 2026 तक टाटा का ईवी मार्केट शेयर गिर के 42% पे आ गया।
टाटा अभी भी नंबर 1 तो है, लेकिन पहले जैसी बादशाहत से कोसों दूर है। मतलब टाटा ईवी में हारी नहीं है, लेकिन पहला राउंड जीतना और पूरी लड़ाई जीतते रहना दोनों अलग चीजें हैं। और इसी बीच मैनेजमेंट के सामने एक और अजीब प्रॉब्लम खड़ी हो गई। एक ही कंपनी के अंदर बिल्कुल 2 अलग गेम चल रहे थे। 1 अक्टूबर 2025 को टाटा मोटर्स का डीमर्जर इफेक्टिव हुआ। मतलब 80 साल पुरानी कंपनी को 2 अलग बिजनेस में बांट दिया गया। अब सवाल है, क्या इसकी जरूरत थी? सिंपल लैंग्वेज में समझिए, एक ही टाटा के अंदर असल में इंडिया का ट्रक बिजनेस था, साथ में पैसेंजर कार्स भी थी, इसके साथ ईवी और इसके साथ जैगुआर और लैंड रोवर भी थी। सब ऑटो बिजनेस थे, लेकिन भाई सबका गेम अलग है। एक बार सोचिए, एक ही दुकान में आप सीमेंट बेच रहे हैं और दूसरी तरफ आईफोन बेच रहे हैं। दोनों बिजनेस तो हैं और दोनों पैसा कमा सकते हैं, लेकिन दोनों के कस्टमर बिल्कुल अलग हैं। दोनों का ग्रोथ मॉडल भी बिल्कुल अलग है। और टाटा मोटर्स के भी अंदर कुछ ऐसा ही चल रहा था। एक तरफ ट्रक और कॉमर्शियल व्हीकल्स, दूसरी तरफ कार, ईवी और ग्लोबल लग्जरी ब्रांड। मतलब एक कंपनी के अंदर 2 बिल्कुल अलग गेम चल रहे थे। तो टाटा ने कहा दोनों को अलग कर दो। मतलब कॉमर्शियल बिजनेस अपना फोकस संभाले और पैसेंजर व्हीकल्स, ईवी और जेएलआर अपना फोकस स्ट्रक्चर संभाले। इससे मैनेजमेंट को भी क्लैरिटी मिली, कहां पैसा लगाना है वो क्लियर हो गए, किस बिजनेस को कितना फोकस चाहिए वो भी क्लैरिटी हो गई। और अब इन्वेस्टर्स को भी पता है कि भाई मैं एग्जैक्टली टाटा के किस बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं। लेकिन असली ट्विस्ट स्प्लिट में नहीं था। असली ट्विस्ट था स्प्लिट के बाद कॉमर्शियल व्हीकल साइड ने पहला बड़ा दांव खेला। जुलाई 2025 में टाटा मोटर्स का कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस ने एक और बड़ा ग्लोबल बेट लगाया। उन्होंने आईवीको को 3.8 बिलियन यूरो में खरीद लिया, जो कि यूरोप की एक बड़ी कॉमर्शियल व्हीकल कंपनी है। ये कंपनी ट्रक, बसेस और अल्टरनेटिव फ्यूल टेक्नोलॉजी बनाती है, जो कि यूरोप और लैटिन अमेरिका में काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इसका। और अब इम्पोर्टेंट बात, 17 अगस्त 2026 तक डील अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, इसका प्रोसेस चल रहा है। लेकिन भाई पूरी कहानी को एक बार पीछे से देखिए। 1945 में ये कंपनी लोकोमोटिव्स का काम करती थी। 54 में जाके ये ट्रक्स बनाने लगी। 98 में पैसेंजर कार्स में एंटर किया। 2008 में ये लग्जरी सेगमेंट में गए। फिर 2019 में ईवी लॉन्च किया। फिर 2025 में कंपनी 2 हिस्सों में बट गई और अब यूरोप के ट्रक पे $1 मिलियन यूरो बेट लगाया। मतलब 80 साल बाद कहानी वापस ट्रक पे आ गई है। बस फर्क इतना है कि टाटा इंडिया के लिए ट्रक बनाना सीख रही थी पहले, और अब वो इंडिया की कंपनी यूरोप में स्केल बढ़ाना जा रही है। और दोस्तों, रतन टाटा सर की असली लेगेसी यही समझ आती है। उनकी लेगेसी सिर्फ इंडिका, नैनो, जैगुआर, लैंड रोवर तक नहीं थी। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कल्चर डेवलप किया। बड़ा डिसीजन लेने से कभी मत डरो, अच्छी टीम को काम करने की फ्रीडम दो, शॉर्ट टर्म प्रेशर में लॉन्ग टर्म विजन मत छोड़ो, और जब पुराना मॉडल फ्यूचर का काम न कर रहे तब उसे बदलने की हिम्मत रखो। जेएलआर में भी टाटा ने हर चीज खुद कंट्रोल करने की कोशिश नहीं किया। ब्रांड को उसकी आइडेंटिटी के साथ छोड़ दिया, मैनेजमेंट को स्पेस दिया और कंपनी को टाइम दिया। यानी लीडरशिप का मतलब सिर्फ मैं बॉस हूं ये नहीं होता। लीडरशिप का मतलब था सही लोगों को चुनो और उन्हें अपना काम करने दो। इसके बाद 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा सर नहीं रहे 86 साल की उम्र में, लेकिन किसी लीडर की असली लेगेसी उसके जाने के बाद दिखती है। क्या उसका ऑर्गेनाइजेशन रुक गया या आगे बढ़ता गया? रतन टाटा जी के जाने के बाद भी टाटा मोटर्स का ट्रांसफॉर्मेशन जारी है। डीमर्जर अभी कंप्लीट हुआ, 2 फोकस बिजनेस बने और कॉमर्शियल व्हीकल साइड में ये इन्होंने आईवीको के थ्रू यूरोप में एंट्री कर लिया। इसीलिए रतन टाटा जी की टाटा मोटर्स में सबसे बड़ी लेगेसी शायद कोई एक कार नहीं, वो कल्चर था कि पूरी टीम बड़ा सोचे, लॉन्ग टर्म में सोचे और बदलने से कभी ना डरे। 80 साल की कहानी के बाद एक बात क्लियर है, टाटा मोटर्स की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ कार बनाना नहीं, गिरने के बाद वापस आके खड़े हो जाना था। और इसी को मैं बोलता हूँ रिकवरी मसल। अब दोस्तों आपकी बारी, आप कमेंट करके बताइए कि इंडिया की ऑटो रेस का अगला किंग कौन होगा? क्या टाटा ही किंग रहेगी या महिंद्रा ये क्राउन छीन लेगा? और अगर ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो इसे सिर्फ खुद तक मत रखिए, अपने दोस्त, फैमिली और हर उस इंसान तक शेयर करिए जिसको रतन टाटा सर का ये कल्चर जरूर समझना चाहिए। और ऐसे ही डीपली रिसर्च इंडियन बिजनेस स्टोरी के लिए आप डिजिटल आउट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से, तब तक जय हिंद दोस्तों।